यस, गुड इवनिंग स्टूडेंट। सो हम इशू ऑफ डिबेंचर्स की रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं और इस टॉपिक के सिर्फ मेन क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। सो 11.89 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 4। ओके, सो डायरेक्टली ओपन इलस्ट्रेशन 4। ओके ओके, ओके। सो रिडम्पशन का मीनिंग है रीपेमेंट। ओके, सो हम जब डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं तो लोगों को डिबेंचर्स दे रहे हैं एंड लोगों से पैसे ले रहे हैं, वो पैसे वापस करने हैं ना। सो रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर अमाउंट इज रिडम्पशन। सो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस मतलब भी सेम, प्रेफरेंसेस इशू करके जो पैसे लिए थे वो वापस करने हैं, रीपेमेंट। ओके, सो अभी यहाँ पर उन्होंने से अलग अलग सिचुएशंस दिए हैं, वो आपने रीड किए क्या? पहले है डिबेंचर्स इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार, मतलब 100 रुपीज लिए एंड 100 रुपीज वापस करने हैं। देन डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार और एट डिस्काउंट। सो इशूड एट डिस्काउंट मतलब लेते वक्त 90 रुपीज लिए, कम लिए, बट देते वक्त 100 रुपीज देने हैं। देन थर्ड सिचुएशन क्या है? डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम, सो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आएगा इसमें, एंड रिडीमेबल एट पार। ओके, सो देते वक्त 100 रुपीज देने हैं, कम देना है। ओके, और लेते वक्त 110 लिए। देन फोर्थ सिचुएशन, डिबेंचर्स इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट अ प्रीमियम। सो इशूड एट पार मतलब 100 रुपीज का एक डिबेंचर हम ऐसे एज्यूम कर रहे हैं, फेस वैल्यू इज 100, एंड रिडीमेबल एट अ प्रीमियम मतलब वापस करते वक्त 110 रीपे करने हैं। ओके, सो इशूड एट प्रीमियम है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट होता है, बट यहाँ पर इशूड एट पार है, प्रीमियम रिडम्पशन के टाइम पे करना है, तो तब कौन सा अकाउंट आता है पता है? डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट। ओके, एंड ये लॉस है कंपनी के लिए क्योंकि रिसीव होते वक्त 100 मिल रहे हैं एंड देते वक्त 10 रुपीज एक्स्ट्रा देना है, सो दैट 10 रुपीज इज लॉस टू द कंपनी। ओके, so first entry bank account debit to debenture application account, second entry debenture application account debit to percentage debentures। allotment के entry में वो loss दिखाना है आपको। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट मनी ड्यू की जो एंट्री करते हैं हम, उसमें डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट टू डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट। ओके, दिस इज इक्वल टू डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम। सो जितना वो 10 लॉस है ना, वो डेबिट 10 से होगा एंड डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम भी 10 से क्रेडिट होगा। सो इलस्ट्रेशन 4 देखो, record necessary entries regarding issue of debentures, modern equipments limited issued 4,12% debentures of ₹100 payable as on application 30, on allotment 70 the debentures were fully subscribed and all money was duly received as per the terms of issue। debentures are redeemable at 110 per debenture। so ये 10 रुपए का जो लॉस है वो कौन से एंट्री में रिकॉर्ड करोगे? अलॉटमेंट ड्यू। तो फर्स्ट 2 एंट्रीज तो इजी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 4 लाख इंटू 30, ओके 120 लैक्स, एंड डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। अभी अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री क्या क्या आएगी? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स टू, हाँ, टू डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम। ओके, अकाउंट। ओके, सो 280 कैसे आया बताओ? 70 था ना ऑन अलॉटमेंट, सो 4 लाख इंटू 70 280, एंड ये 40 कैसे आया? 4 लाख इंटू 10
लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 4 लाख इंटू 10, 12% डिबेंचर्स में अगेन फेस वैल्यू जाएगी 4 लाख इंटू 70 एंड टू डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम 4 lakh into 10 loss 40 and then allotment money received bank account debit to debenture allotment account 280 हाँ उसको पता है कंसेप्ट कौन सी है यस फेवरेट कंसेप्ट रांची की कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट में फ्यूचर लॉस पहले ही रिकॉर्ड करते हैं हमें कंफर्म पता है ना 110 वापस करने हैं सो फ्यूचर लॉस पहले ही रिकॉर्ड करते हैं बट फ्यूचर गेन रिकॉर्ड नहीं करते हैं नाउ डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट मतलब 90 रुपीज मिलेंगे एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम सो 110 मतलब यहाँ पर तो 20 रुपए का लॉस है ओके सो एंट्रीज वही है सब सो डायरेक्टली एंट्रीज देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स एंड अलॉटमेंट के एंट्री में वो लॉस दिखाना है ओके सो उन्होंने कैसे किया है देखो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट देन डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट हाँ अमाउंट इक्वल टू द डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स देन लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट यहाँ पर अमाउंट इक्वल टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स टू परसेंटेज डिबेंचर्स टू डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम यहाँ पर डिस्काउंट एंड लॉस अलग से दिया है बट सेंटेंस देखो आगे अल्टरनेटिवली डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स कैन बी कंबाइंड विद द लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट as both discount and premium on redemption represent loss to the company. Okay, so ये एंट्री भी चलेगी डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स टू डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट ओके ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है क्या आपके बुक में ये एंट्री होगी ओके मैंने अभी ये नया वाला एडिशन डाउनलोड किया है पर्पजफुली जैसे हमें इशू ऑफ शेयर्स में एक क्वेश्चन मिला था ऐसे कुछ नया मिल रहा है क्या इसलिए सो आप एग्जाम में ये डायरेक्टली किया तो भी चलेगा एक ही अकाउंट ओपन करो हाँ ये प्रिंटेड नहीं है उसमें हाँ करेक्ट हाँ टू डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम प्रिंट नहीं हुआ है वहाँ पर सो नेक्स्ट एडिशन में उन्होंने करेक्शन की है रेक्टिफिकेशन ऑफ प्रिंटिंग एरर्स अमाउंट इक्वल टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स सो आप एग्जाम में क्या करने वाले हो एक ही लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट एक साथ ही कर लो फिर तो डिस्काउंट 10 एंड लॉस भी 10 मतलब हमने वो 90 एंड 110 एग्जाम्पल्स लिए थे ना सो टोटल लॉस 20 है तो आपको डिस्काउंट एंड लॉस अलग अलग दिखाने हैं तो 10 ऐसे दिखाना पड़ेगा हाँ वहाँ पर फेस वैल्यू 100 एंड डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम को 10 हाँ सो यहाँ पर बैंक डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90 होगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 10 लॉस भी 10 ओके ऐसे ये हो गया 110 एंड यहाँ पर 110 होगा क्योंकि यहाँ पर फेस वैल्यू लिखते हैं ना 110 हाँ करेक्ट हाँ और इस ऐसे किया तो यहाँ पर 90 यहाँ पर 20 दोनों एक साथ यहाँ पर 100 फेस वैल्यू एंड यहाँ पर प्रीमियम 10 आप करने वाले हो इतनी बड़ी एंट्री है ओके ठीक है लिखो
हो गया क्वेश्चन? Record necessary journal entries for issue of debentures. Agrotech Limited issued 150 lakh 9% debentures of ₹100 each at a discount of 6%. मतलब 6 रुपीज का डिस्काउंट हुआ है. सो 94 को इशू किया है. रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 3 years. 3 साल के बाद रीपे करना है. पेएबल एज 50 ऑन एप्लीकेशन एंड 44 ऑन अलॉटमेंट. सो ये जो प्रीमियम पे करना है 5% एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, तो ये 5% किसके ऊपर कैलकुलेट करते हो आप? हाँ, अगर मेंशन नहीं है तो अलॉटमेंट में इंक्लूड है ऐसे हम एजम्पशन करते हैं. बट प्रीमियम की अमाउंट कितनी है पर डिबेंचर? हाँ, फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करना है. सो 5. हाँ, करेक्ट. सो फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 50 ऑन एप्लीकेशन है ना. एंड कितने डिबेंचर्स है? नंबर ऑफ डिबेंचर्स 150 lakhs. सो 7,500 lakhs हो रहा है क्या? होता है ना 7,500. बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 7,500 lakhs. सेकेंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट 7,500 lakhs. थर्ड एंट्री आप बताओगे. हाँ 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 प्रीमियम. हाँ, टू डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट. अभी अमाउंट्स भी बताओ. डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट क्या मल्टीप्लाई क्या कर रहे हो? 150 lakhs इंटू 50 + 44 कितना होता है? 94. हाँ, सो 44 से ही मल्टीप्लाई करोगे ना. 150 इंटू 44 करेक्ट 6,600. ये डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट. सो अलॉटमेंट के इंस्टॉलमेंट से आप कितना रिसीव करोगे? 44. एप्लीकेशन के टाइम आपने 50 रिसीव किया पर डिबेंचर बोल रहे हैं. एंड अलॉटमेंट के टाइम 44. ऐसे 94 आ गए ना आपको. अभी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 150 इंटू 6 900. Then loss on issue of debentures 150 into 5 750 to 9% debentures 150 into 100 150 into 90 405 हाँ, पण ऍप्लिकेशनचं झालंय ना. हाँ हाँ, एप्लीकेशन के टाइम 50 ट्रांसफर किए थे ना आपने 9% डिबेंचर्स को, तो अभी 100 क्यों करेंगे? 50 एप्लीकेशन के टाइम हुए, अलॉटमेंट के टाइम 50 इंक्लूडिंग डिस्काउंट. वो क्लियर है आपको? अभी डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम बताओ लास्ट अमाउंट. लॉजिक सांगा मला. 150 इंटू प्रीमियम किती होतं? 5 होतं ना. 150 इंटू 5 750. एंड देन बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, जो ड्यू अमाउंट है वो 6,600. डन. सो फार अवघड नहीं है. हाँ, ओके. आपके बुक में आई थिंक लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स ये एक साथ दिया है क्या? हाँ हाँ 1650. एंड यहाँ पर ऐसे 900 एंड 750 आ रहा है.
ओके आपके जैसी मेथड न्यू एडिशन में है, हाँ, सो वही करो फिर आप, क्योंकि सजेस्टेड में भी ये फर्स्ट दिया होगा एंड अल्टरनेटिव में वो दिया होगा पुराना वाला आंसर, पुराने एडिशन का। सो आप डिस्काउंट एंड लॉस अलग अलग कर रहे हो। हाँ देखो अल्टरनेटिव में उन्होंने दिया है, हाँ, कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 1650। काय हो हो मग तेच आहे ना, ही ना लॉसची 750 तीच इथे आहे, हो तेवढाच लॉस होतोय ना मग आपल्याला, हा करायला लागतंय, हा बरोबर बरोबर। ओके 6 सिचुएशन, डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम मतलब डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम। सो दोनों क्रेडिट होने वाले हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी क्रेडिट एंड डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम भी क्रेडिट। ऐसे कुछ नहीं, 120 115 भी हो सकता है। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, देन डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर्स, ये एंट्रीज ही नहीं है ना आपके इसमें, क्या है? हाँ देन डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, that amount is equal to premium on redemption to percentage debentures to securities premium to premium on redemption of debenture, हाँ, या टू डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट, ये नाम दोनों चलेगा जो आपको इजी जा रहा है। ओके ये ऐसा टेबल नहीं है ओल्ड एडिशन में, नाही आहे गरज, तेच परत परत दिलंय। ओके इसका इलस्ट्रेशन ही नहीं है, हाँ, इशूड एट प्रीमियम एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम का इलस्ट्रेशन नहीं है, नहीं है। एक्सरसाइज मध्ये आहे ना। ओके 6th, you are required to pass necessary journal entries including cash transactions in the books of company. Siemens Limited issued 1,12% debentures of ₹100 each at par payable in full on application by 1st April. Application received for 1,10,000 debentures, over subscription है, debentures were allotted on 7th April, excess money refunded on the same date, easy है। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, हाँ 1,10,000 डिबेंचर्स इंटू 100, 11,000 इन 1000, सो वो 1 crore 10 lakh हो रहा है, नहीं 11, हाँ 1 crore 10 lakh। then debenture application to bank refund and then debenture application to debentures account, debentures issued at premium वो भी आ जाएगा आपको, debentures issued at discount भी आ जाएगा। ये है क्या आपके इसमें क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 7? तो कुछ नहीं, वो डिस्काउंट वाला है तो ये आ जाएगा आपको। इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी, उसमें 2 मेथड्स है, एक तो नोट करनी है मतलब एंट्री नहीं करनी, नहीं तो दूसरी मेथड है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। ओके कोलैटरल सिक्योरिटी, कोलैटरल का मीनिंग है सेकेंडरी सिक्योरिटी, मतलब अगर हमने बैंक से लोन लिया है
तो बैंक के पास सिक्योरिटी देनी पड़ती है। सो फॉर एग्जांपल हमारी इन्वेंट्री हमने रखी है या कौन सा बिल्डिंग मशीनरी कौन सा तो एसेट, तो वो प्राइमरी सिक्योरिटी हुई। एंड वो सेल करके भी अगर हमारा लोन रीपे नहीं हो रहा है तो फिर सेकेंडरी सिक्योरिटी यूज की जाती है जो कि है डिबेंचर्स। तो बैंक को डिबेंचर्स इशू करने पड़ेंगे एंड देन वो डिबेंचर होल्डर हो जाएंगे। ओके, एंड डिबेंचर होल्डर्स को जब रीपेमेंट होगा तब इनका भी रीपेमेंट हो जाएगा। सो ये पता है, मीनिंग समझ में आ गया। तो ये कब लगने वाला है कि अगर बैंक से लोन लिया है एंड हमने रीपे नहीं किया, एंड अगर फर्स्ट सिक्योरिटी से भी लोन रीपे नहीं हुआ तो मतलब बहुत रेयर केस में कोलैटरल सिक्योरिटी लगने वाली है। तो इसलिए मेथड 1 ही एक्यूरेट मेथड है, क्योंकि हमने डिबेंचर्स इशू किए ही नहीं है ना बैंक को। कब करने वाला है? जब फर्स्ट सिक्योरिटी कम पड़ रही है। पहले तो आइडियली तो लोन रीपे ही होना चाहिए, वो सबसे पहले। वो नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट फर्स्ट सिक्योरिटी से रिकवर होना चाहिए। सो फर्स्ट मेथड ही करेक्ट है कि उसमें आप क्या करो, सिर्फ नोट में ऐसे दिखाओ, कोलैटरली सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 1,50,00,000 14% फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर्स। बट उन्होंने मेथड 2 भी दी है कि डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। इसमें जो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट किया है उसको डेबिट बैलेंस है मतलब, तो वो एसेट साइड को जाता है बैलेंस शीट में। ठीक है, क्वेश्चन देखना है क्या इसका? इलस्ट्रेशन 8 है, देखो। एक्स लिमिटेड ऑब्टेन्स अ लोन फ्रॉम IDBI ऑफ ₹1 crore गिविंग एज कोलैटरल सिक्योरिटी ऑफ 1,50,00,000 ऑफ ₹10 each 14% फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर्स। एंड आपको नोट्स टू अकाउंट्स में कैसे दिखेगा कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंडर सिक्योर्ड लोन है ना, ये IDBI का लोन 1 crore का, एंड सिर्फ ब्रैकेट में लिखना है कोलैटरली सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ ₹1,50,00,000 14% फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर्स। ओके, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स किसके अंडर आते हैं? नॉन करंट लायबिलिटीज के अंडर। ठीक है, सो हम बैलेंस शीट में नॉन करंट लायबिलिटीज मेन हेडिंग हुआ, शेयर होल्डर्स फंड्स के बाद का नॉन करंट लायबिलिटीज। जैसे शेयर होल्डर्स फंड्स के अंडर शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस है, वैसे नॉन करंट लायबिलिटीज के अंडर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ओके, ऐसे सब हेडिंग्स है। तो उसमें से लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ये बैलेंस शीट में लिखना है, उसकी नोट नंबर 3 है। फॉर एग्जांपल शेयर कैपिटल की 1, रिजर्व सरप्लस की 2, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की 3। और ये नोट का एक्सप्लेनेशन ये है, मतलब मुझे ये बताना है कि IDBI लोन 9% डिबेंचर्स, ये नाम ऐसे बैलेंस शीट में नहीं आते हैं, वो सब नोट के अंडर आता है। जो भी आपने लॉन्ग टर्म लोन्स लिए हैं, बैंक से लिया है, डिबेंचर्स इशू किए हैं, वो सब नोट के अंडर लिखना है। बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ऐसे ही हेडिंग दिखेगा। ठीक है, जैसे शेयर कैपिटल हेडिंग दिखता है, एंड कैपिटल के शेयर कैपिटल नोट में आप सब डिटेल्स लिखते हो, इतने प्रेफरेंस शेयर्स है, इतने इक्विटी शेयर्स है, वैसे ही है इसका। ठीक है, एंड सेकेंड मेथड में डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स, ये एंट्री करेंगे 1,50,00,000 की। अभी बैलेंस शीट में देखो कैसे दिख रहा है, या अभी मैंने बताया ना आपको, इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंडर, नॉन करंट लायबिलिटीज के अंडर इधर क्या दिखेगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। एंड एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स होता है। सो अदर नॉन करंट एसेट में ये दिखता है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, डेबिट बैलेंस है ना उसको, एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट्स में, इसको सेकंड। ओके, ओके, एक मिनट, आपके इसमें देखो ओल्ड मॉड्यूल में डिबेंचर सस्पेंस वहां पर लिया होगा ना, अदर नॉन करंट एसेट में। हाँ, आता चेंज झालं अकाउंटिंग। अभी इधर उन्होंने इससे ही माइनस कर दिया है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के नोट में सिक्योर्ड लोन IDBI से जो लिया है वो 1 crore बाहर लिखा,
एंड 14% फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर्स इनर कॉलम में, एंड ये माइनस डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट 1,50,00,000 है एंड बाहर नील है क्योंकि इधर कुछ आया ही नहीं है, देखो अदर नॉन करंट एसेट के सामने। ओके तो ये न्यू एडिशन है तो इस हिसाब से करना पड़ेगा, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंडर ही आपको क्या करना है, 14% फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर्स एंड वहाँ ही माइनस कर दो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। ये 5 मार्क्स के लिए आता है। हाँ, देन ये आपको आगे का आएगा ना, इशू ऑफ डिबेंचर्स इन कंसिडरेशन अदर देन कैश, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू वेंडर एंड वेंडर टू डिबेंचर्स। उधर नंबर ऑफ शेयर्स थे ना, पर हाँ वो नंबर ऑफ डिबेंचर्स किए थे हमने, एंड परचेस कंसिडरेशन अपॉन पार वैल्यू हो जाता है वो। सो इलस्ट्रेशन 10 में देखो, एक्स कंपनी लिमिटेड इशूड 10,000 14% डिबेंचर्स ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ 50 lakh एज फॉलोज टू सन्ड्री पर्सन्स फॉर कैश at 90% of nominal value of 25 lakh to a vendor for purchase of fixed assets worth rupees 10 lakh and 12,50,000 nominal value है, and to the banker as collateral security for a loan of 10 lakh and 12,50,000 nominal value है। So तीनों केसेस उन्होंने कवर किए हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश, issue of debentures for consideration other than cash and issue of debentures as collateral security। तो पहले केस में 90% ऑफ नॉमिनल वैल्यू कैश आएगी, तो इसका 90% करो, 25 लाख इंटू 90% 50,000। सो बैंक अकाउंट डेबिट 22,50,000 टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 22,50,000 पूरे आ गए। हाँ, सो इंस्टॉलमेंट्स नहीं है तो इसलिए यहाँ पर ही हम डिस्काउंट रिकॉर्ड करेंगे। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 22,50,000, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 2,50,000, 10% डिस्काउंट हुआ ना, टू 14% डिबेंचर्स 25 लाख। सेकेंड एंट्री बताओ, फिक्स एसेट का वर्थ है 10 लाख, तो फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर 10 लाख, देन वेंडर अकाउंट डेबिट 10 लाख, बट वो 12,50,000 लिखना पड़ेगा ना, 14% डिबेंचर्स के सामने फेस वैल्यू लिखनी पड़ेगी। हाँ हाँ, 2,50,000 और डेबिट में है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, fixed assets account debit 10 lakh to vendor 10 lakh, then vendor account debit 10 lakh, discount on issue of debentures account debit 2,50,000 to 14% debentures 12,50,000, and loan लिया 10 लाख का, 12,50,000 नॉमिनल वैल्यू है, सो लोन लिया, उसकी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन 10 लाख एंड उसमें ही कोलैटरली सिक्योर्ड बाय issue of debentures of rupees 12,50,000। नहीं, तो मग सेकंड मेथड, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 14% डिबेंचर्स 12,50,000। सेकेंड मेथड से की तो एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है। Now treatment of discount or loss on issue of debentures. If debentures are redeemed after a certain period of time, तो आपको जो टाइम है उसके रेशो में, मतलब उसके प्रपोर्शन में, 5 साल के बाद रिडीम हुए सारे डिबेंचर्स एक साथ, तो 1/5 1/5 1/5 ओवर द पीरियड ऑफ 5 years वो P&L को राइट ऑफ कर देना है डिस्काउंट। बट अगर रिडम्पशन एट डिफरेंट डेट्स है तो प्रपोर्शन लेना है, जितने अमाउंट का आपने बेनिफिट लिया है उस रेशो में P&L को डेबिट होगा। एंट्री तो ये है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स।
ओके जब भी हम डिबेंचर्स एट डिस्काउंट इशू कर रहे हैं तब हम डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, करेक्ट। तो वो अकाउंट हमें P&L को ट्रांसफर करना है, बट एक साल में ही सब कुछ नहीं करना है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो बाकी का जो बैलेंस है वो कहाँ पर दिखेगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस में निगेटिव, क्योंकि डेबिट बैलेंस है ना। ओके ओके नहीं, अगेन ट्रीटमेंट चेंज हुई है, सॉरी। ये लिखा है क्या आपके इधर, इन द बैलेंस शीट बोथ द आइटम्स डिस्काउंट एंड लॉस आर शोन एज नॉन करंट और करंट एसेट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड फॉर विच इट हैज टू बी रिटर्न ऑफ। ओके ये बार बार चेंज होते रहता है। हाँ मतलब अभी इसका भी जैसे हुआ डिबेंचर सस्पेंस का, पहले वो अदर नॉन करंट एसेट्स दिखा रहे थे, बट अभी वो ट्रीटमेंट नहीं है, अभी वो 14% डिबेंचर से लेस कर रहे हैं, तो इसकी ट्रीटमेंट भी चेंज हो गई है। पहले ऐसे थी कि वो रिजर्व सरप्लस से माइनस करते थे, लॉस है तो निगेटिव, बट अभी वो बोल रहे हैं कि शोन एज नॉन करंट और करंट, मतलब अदर नॉन करंट एसेट करके ट्रीट करना है। सो क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ इन ईच ऑफ द 5 years। HDC Limited issues 1,12% debentures of 100 each at 94 on 1st January 22. So 6 rupees का डिस्काउंट है, so total 6 lakh. Under the terms of issue, the debentures are redeemable at the end of 5 years from the date of issue. So ये 6 lakh जो है वो over the period of 5 years हमें राइट ऑफ करना है। सो 1,20,000 each year, 1/5 of 6 lakh, ठीक है। बट इलस्ट्रेशन 12 में देखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम 22 to 26, ऐसा ही क्वेश्चन है या अलग है। HDC Limited issues 2,12% debentures of ₹10 each at 9.40 on 1st January 22. Under the terms of issue, 1/5 of debentures are annually redeemable by drawings. The first redemption occurring on 31st December 22. सो यहाँ पर रिडम्पशन एट डिफरेंट टाइम से, एट अ टाइम रिडम्पशन नहीं है ना। सो डिफरेंट टाइम से, तो यहाँ पर 0.6 है पर डिबेंचर इंटू 2 lakh, कितना हो रहा है ये 1,20,000। ओके बट रिडम्पशन कैसे करना है, देखो इसका ये रेशो में करना है। सो ये रेशो कैसे कैलकुलेट किया, डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग बिफोर रिडम्पशन। ओके सो जो फर्स्ट ईयर हमने इशू कब किए, देखो 1st January 22 को इशू किए, एंड फर्स्ट ईयर का एंड है 31st December 22। द फर्स्ट रिडम्पशन ऑकरिंग ऑन 31st December 22। सो डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग बिफोर रिडम्पशन कितने थे, 2 lakh इंटू 10, 20 lakh थे 2020 एट द एंड ऑफ 2022। डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग बिफोर रिडम्पशन 20 lakhs थे। ओके फिर इसका 1/5 करो, 4 lakh आता है, क्योंकि एनुअली 1/5 रिडीम करना है। सो नेक्स्ट ईयर में आउटस्टैंडिंग कितने होंगे, 16 lakh, 4 lakh माइनस करके, तो ऐसे ही 4 lakh हर साल माइनस किए हैं, फिर 12 lakh, फिर 8 lakh, फिर 4 lakh। ओके सो ये क्या प्रपोर्शन आ रहा है, सो आई थिंक 4 से डिवाइड किया है ना सबको, 1:2:3:4:5। सो रेशो ऑफ बेनिफिट डिराइव्ड। ओके सो इस आउटस्टैंडिंग के रेशो में आपको ये करना है, राइट ऑफ करना है, ये 20 lakh, 16 lakh, 12 lakh, 8 lakh, 4 lakh। सो मतलब ही 1:2:3:4:5 है ये, एंड डिवाइडेड बाय 15। सो फर्स्ट ईयर में 5/15,
4/15, 3/15, 2/15, 1/15. ओके, सो यहाँ पर पहले के ईयर्स में ज़्यादा राइट ऑफ हो रहा है, बाद में कम राइट ऑफ हो रहा है. ओके, ये क्लियर हुआ. ओके, ये से 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछते हैं. देन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के टाइम आता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TDS. तो वो उनके ही इनकम से डिडक्ट करना है, ये पता है आपको. एंड इट इज एक्सपेंस टू द कंपनी. सो इंटरेस्ट इज एक्सपेंस टू कंपनी. सो फर्स्ट इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स. एंड देन फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिडक्शन ऑफ टैक्स, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू TDS पेएबल टू बैंक. एंड देन वो TDS पे करना है बैंक को. TDS पेएबल टू बैंक, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट. ठीक है. इलस्ट्रेशन 13, पास जर्नल एंट्रीज फॉर अकाउंटिंग ईयर 22. ये आप करोगे क्या घर पे? हाँ, डिबेंचर इंटरेस्ट. ये तो सेम है 5th वाला, ये भी होमवर्क के लिए करो 5th. थर्ड भी आ जाएगा, कपिल, कोएनाल, 1, 2, 3 सब आ जाएंगे. ये सब ट्राई करो. वो नहीं है, अभी नहीं है वो क्वेश्चन. इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम. हाँ, सॉरी, फर्स्ट वाला ही है कंट्री क्राफ्ट्स का. ये देखो, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 5% एंड रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10. सो सिक्योरिटीज प्रीमियम में 5 आएगा एंड डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम में 10 आएगा. ओके, सो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो. ओके, अभी रिडम्पशन स्टार्ट करेंगे. रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. सो ये मैं इलस्ट्रेशन 1 से ले रही हूँ. ओके, सर आने तक फटाफट जितना हो पाएगा. भाग मिल्खा भाग हुआ है अभी. ओके, सो शॉर्ट में पहले कंसेप्ट समझाती हूँ कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मतलब क्या, रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. ओके, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करने के लिए कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं. सो आपको हमें लॉ फॉलो करना पड़ता है. सो लॉ में क्लियर कट दिया हुआ है कि आपके पास 3 ऑप्शंस है रिडम्पशन के लिए. एक तो फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स. ओके, दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड तीसरा है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. ओके, सो नए शेयर्स इशू करके आप क्या कर सकते हो, उससे जो पैसे आएंगे वो रिडम्पशन के लिए यूज कर सकते हो. रिडम्पशन एट पार होता है, एट प्रीमियम भी हो सकता है. ओके, सो डायरेक्टली जर्नल एंट्रीज देखते हैं हम इसके क्या है. सो अगर हमने नए शेयर्स इशू किए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, पेज नंबर 11.157, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जो भी शेयर्स इशू कर रहे, प्रेफरेंस, इक्विटी. एंड देन एट प्रीमियम इशू किए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. ओके, देन व्हेन प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड एट पार, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट. ओके, रिडम्पशन की एंट्री समझ में आ गई क्या? होल्डर्स को ट्रांसफर करना है, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. व्हेन प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड एट प्रीमियम, तो उस केस में रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट. ओके, एंड पेमेंट की एंट्री प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक.
एंड ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट है वो डेबिट करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट. So 1 देखो, pass, you are required to pass necessary journal entries including cash transactions in the books of a company. Hinduja Company Limited had 5,000 8% redeemable preference shares of ₹100 each fully paid up. So preference shares fully paid up होने चाहिए हाँ redemption के लिए. The company decided to redeem these preference shares at par है by the issue of sufficient number of equity shares of ₹10 each फुल्ली पेड अप एट पार. ओके, सो देखो प्रेफरेंस शेयर्स हमारे पास कितने हैं 5,000, एक शेयर कितने का है 100. सो हमें 5 लाख लगने वाले हैं हाँ. एंड हमारा इक्विटी शेयर है 10 रुपए का. सो 5 लाख अपॉन 10 50,000 इक्विटी शेयर्स. सो फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख being issue of 50,000 equity shares of ₹10 each at par for the purpose of redemption of preference shares. इतना ही लिखना है. ओके, देन रिडम्पशन की एंट्री. रिडम्पशन एट पार है 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट 5 लाख. एंड देन पेमेंट की एंट्री प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 5 लाख. ओके हाँ, पैसे आने के बाद ही पे कर सकते हैं हाँ. CRR इसमें जब हम खुद के रिजर्व जनरल रिजर्व यूज करते हैं फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंट फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. यहाँ पर हमने खुद के रिजर्व कुछ यूज ही नहीं किए. जो भी रिडम्पशन के लिए अमाउंट लग रही थी 5 लाख हाँ हाँ. सो बेसिकली वो CRR का पर्पज क्या है कि आपका जो शेयर कैपिटल की अमाउंट है ना वो चेंज नहीं होनी चाहिए. सो शेयर कैपिटल नोट 1 यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 0 हो गए, रिडम्पशन कर दिया, बट उतने से इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ गए 5 लाख से ही. तो आउटर कॉलम की टोटल 5 लाख ही रह गई ना. ओके, सो शेयर कैपिटल की अमाउंट क्यों नहीं चेंज होनी चाहिए? क्योंकि आइडियली फर्स्ट पेमेंट डिबेंचर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, बैंक से जो लोन लिया है, थर्ड पार्टी पेमेंट्स पहले होने चाहिए, उसके बाद शेयर होल्डर्स का पेमेंट होना चाहिए. तो यहाँ पर अगर रिडम्पशन हो रहा है प्रेफरेंस शेयर्स का पहले, तो उस केस में आपको इंश्योर करना है कि शेयर कैपिटल की टोटल चेंज नहीं होनी चाहिए. सो अगर हम हमारे रिजर्व यूज करेंगे जनरल रिजर्व फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो उस केस में जनरल रिजर्व आप ट्रांसफर करते हो CRR को. एंड CRR का एक ही यूज है टू इशू बोनस शेयर्स. सो CRR कन्वर्ट हो जाता है आगे बोनस शेयर्स में. तो अगेन शेयर कैपिटल का जो अमाउंट है वो सेम रहता है. ठीक है, अभी इलस्ट्रेशन 2. You are required to pass journal entries including cash transaction in the books of company. C Limited had 10% redeemable preference shares of ₹100 each fully paid up. The company decided to redeem these preference shares at par by issue of sufficient number of equity shares of ₹10 each at a premium of 2 per share as fully paid up. सो हम इक्विटी शेयर्स इशू करने वाले हैं एट प्रीमियम, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आएगा, बट सिक्योरिटीज प्रीमियम की अमाउंट जो रिसीव होगी वो हम यूज नहीं कर सकते हैं फॉर रिडम्पशन. ओके, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम का सेक्शन 52 है और उसमें रेस्ट्रिक्शंस है फॉर द यूज ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम. सो हमें कैसे कैलकुलेट करना होता है? देखो, रिडम्पशन के लिए कितने फंड्स चाहिए? 10,000 इंटू 100 10 लाख चाहिए हमें. तो यहाँ पर डिवाइड करते वक्त 12 से नहीं करना है. हम इशू ऑफ शेयर्स 12 पे कर रहे हैं, बट वो 2 रुपीज़ का कुछ यूज नहीं है फॉर रिडम्पशन, तो डिवाइडेड बाय 10 ही करना पड़ेगा. सो 1 लाख इक्विटी शेयर्स आप इशू कर रहे हो. सो इशू ऑफ शेयर्स की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख शेयर्स इंटू 12 दैट इज 12 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख इंटू 10 to securities premium 1 lakh into 2. करेक्ट.
अभी रिडम्पशन की एंट्री करो, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 लाख टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 10 लाख एंड पेमेंट कर दो। होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 10 लाख डन। सो यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज नहीं कर सकते हैं। सो जो 12 लाख रिसीव हुए उसमें से 10 लाख हमने यूज कर दिए। इलस्ट्रेशन 3, you are required to pass journal entries. G India Limited had 9,000 10% redeemable preference shares of rupees 10 each fully paid up. The company decided to redeem these preference shares at par. So 90,000 लगेंगे ना हमें। By the issue of sufficient number of equity shares of rupees 9 each fully paid up. So divided by 9, 10,000. हाँ, so 9 is face value. कंसिडर करना पड़ेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 90,000, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड पेमेंट परफेक्ट। म्हणलं होतं की नाही सोपं आहे। अभी इलस्ट्रेशन ओके ओके। सो जर्नल एंट्रीज ही है सारे यूनिट्स में। इलस्ट्रेशन 4 देखो, अभी आपका CRR आने वाला है। नहीं, इसमें नंबर ऑफ शेयर्स ही कैलकुलेट करने हैं सिर्फ। कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय द कंपनी टू एंश्योर दैट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 55 आर नॉट वायोलेटेड। ऑल्सो डिटरमाइन द नंबर ऑफ शेयर्स if the company decides to issue shares in multiples of 50 only. So ऐसे शेयर्स इशू करो जिससे सेक्शन 55 के प्रोविजंस वायोलेट नहीं होंगे। तो सेक्शन 55 में ये दिया है कि अगर आप रिजर्व्स यूज कर रहे हो फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो जितना आपने रिजर्व यूज किया है फॉर रिडम्पशन, तो प्रेफरेंस शेयर्स की उतनी फेस वैल्यू आपको CRR को ट्रांसफर करनी है। ओके, सो देखो बताती हूँ क्या करना है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी डिसाइडेड टू इशू मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹9 टू रिडीम ₹5 lakh preference shares. So the maximum amount of divisible profits available for redemption is 3 lakh. So हमें रिडम्पशन के लिए 5 लाख चाहिए, उसमें से 3 लाख क्या है अवेलेबल है रिजर्व्स फॉर रिडम। हाँ, 2 लाख के आप शेयर्स इशू करेंगे। सो 2 लाख डिवाइडेड बाय 9 करो, 22,222.22 शेयर्स। सो पॉइंट में शेयर्स नहीं होते, सो नंबर ऑफ शेयर्स इशू करोगे, मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशू 22,223। ओके, एंड और एक क्वेश्चन था कि इफ द कंपनी डिसाइड्स टू इशू शेयर्स इन मल्टीपल्स ऑफ 50, तो इसके आगे का मल्टीपल ऑफ 50 कितना आएगा 22,250। हाँ, सो ये आंसर है उसका। हाँ, करे कमी केले तर मग कमी पैसे येतील ना, कमी शेयर्स इशू केले तर कमी पैसे येतील आपल्याला। ओके, CRR का नेक्स्ट क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। इसमें नंबर ऑफ शेयर्स सिर्फ इशू करने थे ना। इस क्वेश्चन में देखते हैं इलस्ट्रेशन 5 में क्या क्या करना है। 5 जर्नल एंट्रीज ही है। बैलेंस शीट में क्या क्या दिया है हमें, शेयर होल्डर्स फंड्स के अंडर है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस। करंट लायबिलिटीज का कुछ यूज नहीं है एसेट्स में, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। सो द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ ₹50 ईच इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹2,25,000 and ₹100 each preference shares of ₹65,000.
मतलब एक्चुअली 650 है ना नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इशूड ऑन 1 April 21 एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस कंप्राइजेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एट अ प्रीमियम है हाँ अभी एट अ प्रीमियम ऑफ 10%. Company decided to sell all the investments for 15,000 to finance part of a redemption from a company funds subject to leaving a bank balance of 12,000. So bank balance आपका 31,000 है बट वो पूरा नहीं यूज करना है, उसमें से 12,000 बैंक बैलेंस रखना है एंड टू इशू मिनिमम इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच शेयर टू रेज द बैलेंस ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड. ओके, सो इन्वेस्टमेंट सेल करके आपको कितने मिलने वाले हैं 15,000. बैंक बैलेंस कितना आप यूज कर सकते हो 19,000. ओके, पहले हम देखते हैं रिडम्पशन के लिए कितना पैसा लगने वाला है. 65,000 तो फेस वैल्यू है उसकी बट रिडम्पशन एट प्रीमियम है, प्रीमियम ऑफ 10%. सो प्लस 65,000 प्लस 6,500 लगेंगे 71,500. हाँ करेक्ट. सो 71,500 में से 15,000 आपको आ रहा है फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. वर्किंग नोट देखो कैसी करनी है, रफ वर्क जैसे नहीं दिखनी चाहिए, वो ऐसे प्रॉपर लिखना है. ओके, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स, आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो वो हेडिंग देना है. ओके, इसको हेडिंग ही नहीं है तो चेकर को समझेगा कैसे ना क्या कैलकुलेशन चल रहा है. सो हेडिंग इम्पॉर्टेंट है कि हम ये कैलकुलेट करके आप नंबर ऑफ शेयर्स निकालने वाले. सो 7 अमाउंट पेएबल ऑन रिडम्पशन, ये कैलकुलेशन दिखाओ ऐसे 65,000 प्लस 6,500 इतने चाहिए. लेस सेल प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट लेस अवेलेबल बैंक बैलेंस 19,000 कैसे आया दिखाओ. 31,000 माइनस 12,000. सो फंड्स फ्रॉम फ्रेश इशू 37,500. चेक करो 71,500 माइनस 15,000 माइनस 19,000 37,500. एक शेयर कितने का है 50. सी पॉइंट देखो. सो 37,500 डिवाइडेड बाय 50 750 शेयर्स. ओके, सो एंट्रीज कैसे कैसे है. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 37,500. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 37,500. देन प्रेफरेंस शेयर्स उन्होंने रिडम्पशन की एंट्री की है. आप सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की भी पहले कर सकते हो क्योंकि पहले हम पैसे जमा करेंगे ना. बैंक अकाउंट डेबिट 15,000, इन्वेस्टमेंट 18,000 के है क्या. हाँ, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 18,500. सो देयर इज लॉस ऑफ 3,500. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 3,500 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 18,500. ओके, पैसे जमा कर लिए सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड इशू ऑफ शेयर से. अभी रिडम्पशन की एंट्री प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या है, उसको परसेंटेज वगैरह है या नहीं, कुछ नहीं है. सो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. ओके, सो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 65,000, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट 6,500 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट 71,500. ठीक है. नाउ पेमेंट की एंट्री प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कहाँ पर ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट. ओके, अभी CRR कैसे कैलकुलेट करना है देखो. नॉमिनल वैल्यू 65,000 है प्रेफरेंस शेयर्स जो रिडीम किए उसकी. सो कैलकुलेटर पे लो 65,000 माइनस 37,500 न्यू इशू ऑफ शेयर्स. CRR में गया
तो वो शेयर कैपिटल की वैल्यू चेंज नहीं होगी ना, ये नॉमिनल वैल्यू जा रही है प्रेफरेंस शेयर्स की, तो शेयर कैपिटल जितना रिड्यूस हो रहा है उतना ही बढ़ाना पड़ेगा। सो फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स से 37,500 बढ़ रहा है, मतलब आपको और 27,500 बढ़ाना है। ओके, एंड उन्होंने रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिया है, रिजर्व्स एंड सरप्लस कंप्राइजेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली। सो आपकी एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट। ठीक है, सो ये कैलकुलेशन आप नरेशन में भी दिखा सकते हो, 65,000 माइनस 37,500 ट्रांसफर टू CRR आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स एंड अमाउंट इक्वल टू द excess of nominal value of preference shares over proceeds face value of equity shares। ठीक है, ओके, CRR ट्रांसफर की ये एंट्री है। हाँ, जनरल रिजर्व अकाउंट अगर है तो पहले वो ट्रांसफर करना है, देन P&L अकाउंट, अदर डिविजिबल प्रॉफिट कुछ होगा तो वो टू CRR। आगे सेकेंड एंड थर्ड नंबर के एंट्रीज आपको आते हैं, फोर्थ नंबर की आती है, फिफ्थ नंबर की भी आती है। डिविजिबल प्रॉफिट अकाउंट मतलब हम कौन सा लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेते हैं। ओके, हम ऐसे कर सकते हैं क्या कि कल अगर एक्स्ट्रा मैंने लिया 8 बजे तक पूरा अकाउंट सी, एंड संडे को सर को बताया तो लॉ का ऑनलाइन, तो कंप्लीट होगा फिर हमारा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस, बोनस एंड राइट इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, सो मैं बात करती हूँ। ओके, सो आज आपको होमवर्क के लिए वो इशू ऑफ डिबेंचर्स के एक्सरसाइज के क्वेश्चन्स है। अजून काही नव्हतं ना, बाकी तुमच्या ह्याच्यात पण 5च होते ना, 4 का 5? हाँ ठीक है मग। ओके चलो बाय बाय। येस वेलकम।